वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का एक चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ इसी चैप्टर के बीच बीच से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आगे इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगी। तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स कोलकाता कब आए थे? तो ये 1783 ईस्वी में। विलियम जोन्स जूनियर जज के पद पर तैनात थे। तो ये कहाँ तैनात थे? ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उन्हें भाषाविद कहते हैं। विलियम जोन्स जो थे ऑक्सफोर्ड में किस भाषा का अध्ययन किए थे? तो विलियम जोन्स जो है ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किए थे। साथ ही ये फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। फिर देखते हैं कि संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा और नेथेनियल के द्वारा ये किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया? हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? और साथ ही साथ एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। ये किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा ये शुरू किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को समझने के लिए भारत की पवित्र और कानूनी ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? जोन्स और कोलब्रुक के द्वारा। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे मदरसा कहा जाता है। 1781 ईस्वी में मदरसा खोला गया था। कहाँ? तो ये कोलकाता में। किसके द्वारा खोला गया था ये? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। कोलकाता में मदरसा खोला गया था किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए? किस कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए? तो अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले मदरसा खोला गया। तो कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। कब खोला गया? तो 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा खोला गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया। तो हम पूरा कोशिश किए हैं फ्रेंड्स कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन न छूटे। फिर हम देखते हैं 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। किस ग्रंथ की शिक्षा के लिए? तो संस्कृत ग्रंथ की शिक्षा के लिए बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये 1791 में किया गया था। पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अब वैज्ञानिक है, यह किस का मानना था? तो ये अंग्रेज अफसर का मानना था कि भारत का जो ज्ञान है ये समाज जो है त्रुटियों से भरा हुआ है और ये अवैज्ञानिक है। ये किसका मानना था? तो अंग्रेज अफसर का मानना था। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में सबसे प्रमुख कौन थे? तो ये जेम्स मिल थे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में कौन थे सबसे प्रमुख? जेम्स मिल। फिर हम देखते हैं कि किसकी राय थी कि शिक्षा उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए? तो जेम्स मिल को। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे प्राच्यवादी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुंशी कहा जाता है। वर्नाकुलर क्या होता है? तो ये स्थानीय भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं भारत को अश्रव्य देश मानते थे और सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये किसका मानना था?
तो ये मैकाले का मानना था। फिर हम देखते हैं कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह किसका मानना था? तो ये भी मैकाले का मानना था। मैकाले की मिनट्स विवरण जो थी उसके आधार पर 1835 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो शिक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था ये कब? तो 1835 ईस्वी में। और ये शिक्षा अधिनियम पारित किया गया जब, तो इसके तहत क्या हुआ, इसके आधार पर क्या हुआ कि कोलकाता, मद्रासे तथा बनारस से संस्कृत कॉलेज को प्रोत्साहन न दिया जाए। इसका आधार ये था कि अंग्रेजी शिक्षा को ये प्रोत्साहन देते थे। और जो कोलकाता मदरसे की स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में, फिर 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो इसका महत्व घटता चला जा रहा था, ये इसे महत्व नहीं दे रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने शिक्षा के विषय में क्या नोट भेजा था और किसे भेजा था? तो ये भारतीय गवर्नर जनरल को भेजा गया था। ये जो नोट भेजा गया था किसे? भारतीय गवर्नर जनरल को भेजा गया था। और ये कब भेजा गया? तो 1854 में भेजा गया था। अब ये जो भेजा गया था तो इसके नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चार्ल्स वुड थे। वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच किसके नाम पर रखा गया था? तो ये चार्ल्स वुड के नाम पर रखा गया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको पढ़ने में आसानी भी हो। फिर हम आगे देखते हैं, वुड के नीति पत्र का तर्क क्या था? तो यूरोपीय शिक्षा से, यूरोपीय जो शिक्षा है उससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, साथ ही साथ ये ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। तो ये किसका नीति पत्र का ये तर्क था। फिर हम आगे देखते हैं कि 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने क्या अहम कदम उठाया था? तो अंग्रेजों का अहम कदम क्या था? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो ये जो अहम कदम उठाया गया था कब? 1854 के नीति पत्र के बाद। किसके द्वारा उठाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया था। फिर हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ और दिल्ली से ये शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय विश्वविद्यालय की जब स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता, मद्रास और मुंबई। विलियम केरे कहाँ के थे? तो विलियम केरे जो थे ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। श्री रामपुर मिशन की स्थापना में मदद कौन किए थे? तो विलियम केरे। श्री रामपुर में छापाखाना लगाया गया था कब? 1800 में ये लगाया गया था। 1818 में कॉलेज खोला गया, कहाँ? ये सेरा। फिर आगे देखते हैं कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से कौन आए थे? तो विलियम एडम। स्कॉटलैंड से कौन आए थे? विलियम एडम आए थे। बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा कौन किया था? तो बंगाल और बिहार के जिलों का किसके द्वारा दौरा किया गया? तो ये विलियम एडम के द्वारा दौरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम एडम को देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा कौन सौंपा था? तो विलियम एडम को जो रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था वो किसके द्वारा सौंपा गया था? तो कंपनी के द्वारा सौंपा गया था। बंगाल और बिहार में कितनी पाठशालाएं थीं? तो बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 20 लाख से ज़्यादा थी। फिर आगे देखते हैं, पाठशालाएं किसके द्वारा चलाई जाती थी? तो ये जो पाठशालाएं हैं संपन्न लोगों द्वारा या स्थानीय समुदाय द्वारा और कुछ जो हैं गुरु द्वारा प्रारंभ की जाती थी।
फिर हम देखते हैं कि बच्चों की फीस किस आधार पर ली जाती थी। तो बच्चों की जो फीस है वो माँ बाप की आमदनी के आधार पर लिया जाता था। जैसे जिस माँ बाप की आमदनी अच्छी थी उनके बच्चे से फीस अधिक ली जाती थी, और जिन माँ बाप के जो आमदनी थी वो कम थी तो उन बच्चों से फीस जो है कम ली जाती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि शिक्षा कैसी थी। तो शिक्षा जो उस समय कैसी थी, वो मौखिक थी। शिक्षा व्यवस्था बहुत लचीली थी। तो यहाँ लचीली कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ लचीली का तात्पर्य ये है कि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पाठशाला था, वहाँ अलग से कोई उसके लिए केंद्र नहीं होता था, भवन नहीं होता था, या फिर उस समय की जो पुस्तकें थी वो छपी हुई नहीं होती थी, न उस समय बेंच होती थी, न कुर्सियाँ होती थी, और ना ही फाइनल जो एग्ज़ाम होता था उसका कोई समय सारणी होता था। और फिर फसल जब होती थी, जब खेत में जब काम होता था, तो फसल की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करते थे। जब खेत का काम हो जाता था, कटाई हो जाता था, तो फिर जो है पाठशालाएं दोबारा से शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से ये जो शिक्षा व्यवस्था थी लचीली थी। फिर आगे देखते हैं कंपनी का ध्यान उच्च शिक्षा की ओर कब गया था। तो कंपनी का ध्यान जो है उच्च शिक्षा की ओर कब गया, तो 19वीं सदी के मध्य में उनका ध्यान गया था। आगे देखते हैं, कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। तो ये कब, तो 1854 के बाद ये किया गया था। सरकारी नौकरी पर कंपनी ने किसे रखा था? तो सरकारी नौकरी पर कंपनी ने पंडितों को रखा था। पंडितों को कितने स्कूलों का जिम्मा सौंपा गया था? तो पंडितों को 4 या 5 स्कूल का जिम्मा सौंपा गया था। फिर हम आगे देखते हैं कि पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे। क्यों? तो ये इसलिए मिलने लगे कि जब नई दिनचर्या, नई नियम जब बनने लगे, उसी के अनुसार जब पाठशालाएं चलने लगी तो उन्हें सरकारी अनुदान मिलना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर जोर देने लगे थे। तो ये कब हुआ था? ये जो है 19वीं सदी की शुरुआत से हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत से अब क्या होने लगा कि भारत के बहुत से ऐसे विचारक थे जो शिक्षा का प्रसार चाहते थे, शिक्षा का प्रचार चाहते थे। इस पर वो पूरी तरह से जोर देने लगे थे। फिर आगे हम देखते हैं, कुछ भारतीयों का क्या मानना था। कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। क्या महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे? तो हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। किसने कहा औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर हम आगे देखते हैं, शिक्षा में विष भरा हुआ है या पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, सामाजिक परिवेश से काट देती है और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देती है। यह किसकी मान्यता थी? तो ये जो थी, ये महात्मा गांधी की मान्यता थी। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, वो उनका जो दिमाग है वो अपाहिज हो जाएगा। वो मतलब कि कुछ सोच नहीं सकते हैं। ज़्यादा सोचने की इनकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और सामाजिक जो परिवेश है, समाज में जो आसपास का वातावरण है, वो अपने ही समाज से, अपने ही परिवेश से वो दूर होते जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, और अपनी ही भूमि पर ये अजनबी बने हुए हैं। तो ये किसका मानना था? महात्मा गांधी का मानना था। किसका तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए? ये किसका तर्क था? तो ये महात्मा गांधी का तर्क था। फिर हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्था की शुरुआत कब की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो संस्था की शुरुआत किए थे वो कब किए थे? वो 1901 में किए थे। यह किसका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्रकृति परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ये
टैगोर का मानना था। उनका मानना था कि अगर हम प्रकृति में, अगर हम प्राकृतिक परिवेश एवं प्राकृतिक वातावरण में अगर हम बच्चों को शिक्षा दें तो उनका जो दिमाग है, उनका जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा विकसित होगा। क्या गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे? तो हाँ। फिर हम देखते हैं आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के तत्वों का सम्मिश्रण कौन चाहते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये चाहते थे कि भारतीय शिक्षा जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ये किसका मानना था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो शिक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1870 में लागू किया गया था। शिक्षा अधिनियम लागू करने के बाद सरकार ने क्या किए? तो शिक्षा अधिनियम जब लागू हो गया था तो सरकार क्या की कि वो नए नए स्कूल खोलना शुरू कर दिए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हम आपके लिए तैयार किए थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरे द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया गया है ये आपको कैसा लगा।